नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ करंट अफेयर्स के कुछ विशेष मुद्दों को लेकर के। आज का डिस्कशन शुरू करने से पहले आप लोगों से विशेष निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए आज के कुछ मुद्दों को शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है आज का पंचेन लामा के बारे में। क्या है, चर्चा में क्यों रहा? तो हाल ही में यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने चीन से तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा को छोड़ने का आग्रह किया है, जिन्हें चीनी अधिकारियों ने 1995 में, जब वो मात्र 6 वर्ष की अवस्था में थे, तब उन्हें कैद कर लिया गया था। सिर्फ 6 साल के उस बच्चे को कैद किया गया जिन्हें पंचेन लामा घोषित किया गया था। 11वें पंचेन लामा थे। आइए देखते हैं पंचेन लामा क्या होता है। वर्ष 1995 में दलाई लामा द्वारा एक युवा तिब्बती लड़के गेदून चोकेई नईमा ये आई नहीं, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है, को 11वें पंचेन लामा के रूप में चुना गया था। और कुछ ही दिनों बाद क्या हुआ कि 11वें पंचेन लामा जो थे वो तो गायब हुए ही, और साथ में उनका पूरा परिवार भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। जिसके पश्चात चीनी अधिकारियों द्वारा एक दूसरे लड़के को, 6 वर्ष के लड़के को ही आधिकारिक रूप से पंचेन लामा के रूप में नामित कर दिया गया। तो पूरी तरह से एक डाउट क्रिएट हुआ कि कहीं ना कहीं चाइना का इस पूरे सिनारियो में हाथ रहा है। इस पूरे जो भी क्रियाकलाप हुए हैं उसमें हाथ चाइना का रहा है। अभी तक ऐसा कोई प्रूव नहीं है कि चीन ने ऐसा कुछ किया है, लेकिन तिब्बत में हुआ है। और दूसरी चीज़, उस पंचेन लामा के गायब होने के कुछ दिनों बाद ही नए पंचेन लामा की आधिकारिक रूप से घोषणा करना और भी चाइना द्वारा एक शक की सुई चाइना पर क्रिएट होती है। तिब्बती लोगों, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन, दलाई लामा और अन्य मानवाधिकार संगठनों द्वारा चीन सरकार के इस कदम की कड़ी निंदा की गई, क्योंकि तिब्बती लोगों का मत है कि यदि 11वें पंचेन लामा भी जीवित हैं तो विश्व के सबसे कम उम्र के राजनीतिक कैदी वही होंगे। और इतने लंबे समय से 1995 में कैद हुए हैं, अगर गायब हुए हैं, और अगर कैद में हैं तो 2020 यानी 25 सालों से लगातार वो कैद में हैं। पंचेन लामा तिब्बत में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नेताओं में से एक हैं, और इनका स्थान तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा के पश्चात आता है। तो ये दूसरे उच्च पद पे हैं ये तिब्बती बौद्ध धर्म में। पंचेन का अर्थ का महान विद्वान होता है। ये शब्द संस्कृत के पंडित और तिब्बती भाषा के चेनपो यानी पन प्लस चेन, इनसे मिलकर के बना है। चेनपो मतलब होता है महान। ठीक है। पंचेन लामा वंशावली की शुरुआत वर्ष 1985 नहीं 1385 में हुई थी, जब सबसे पहले तिब्बती पंचेन लामा ने जन्म लिया था। और तिब्बती बौद्ध पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इसलिए तिब्बती मान्यताओं के अनुसार पंचेन लामा का निर्बाध पुनर्जन्म होता रहा है। वैसे बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की व्याख्या की गई है, यद्यपि वहाँ पर आत्मा की बात नहीं की गई है। ठीक है। परंपरागत रूप से ताशी लूनपो मठ, ये मठ का नाम याद रखिएगा कि मठाधीशों को, और इसको जरूर बताइएगा कि ये कहाँ पे स्थित है, उनकी विद्वता के कारण पंचेन के रूप में जाना जाता था। 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा ने क्या किया कि अपने शिक्षक और ताशी लूनपो मठ के तत्कालीन मठाधीश लोबसांग चौकई ग्याल सेन को पंचेन लामा के रूप में चुना, और एक घोषणा की कि वह बार बार एक बच्चे के रूप में जन्म लेंगे। ठीक है। तो कब हुआ? 17वीं शताब्दी में 5वें दलाई लामा जो थे उन्होंने इसकी घोषणा की थी। अपने शिक्षक और ताशी लूनपो मठ के तत्कालीन मठाधीश जो थे लोबसांग चौकई ग्याल तसेन, इसका उच्चारण तिब्बती में जो भी हो उसको कर लीजिएगा। ठीक है। तो बार बार इनके जन्म की बात कही गई। क्या है? सदियों से दलाई लामा पंचेन लामा के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध रहा है। दलाई लामा पंचेन लामा के आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करते हैं, और पंचेन लामा दलाई लामा की खोज में अनिवार्य भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दलाई लामा की भी समय के अनुसार खोज होती रहती है। जब जैसे अगले दलाई लामा की खोज इस समय शुरू होने वाली है कुछ दिनों पश्चात, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उम्र हो चुकी है वर्तमान दलाई लामा की। चीन और पंचेन लामा के बीच प्रॉब्लम क्या है?
चीन की चिंता की मुख्य वजह यह है कि दलाई लामा के चुनाव, जो वर्तमान में दलाई लामा हैं, वर्तमान में 14वें दलाई लामा हैं, कि बढ़ती उम्र के देखते हुए उनके उत्तराधिकारी के चयन की बात की जा रही है। हालांकि दलाई लामा अभी तक अपने उत्तराधिकारी के बारे में कोई औपचारिक घोषणा नहीं की है। अब प्रॉब्लम क्या है? चीन की चिंता इस बात की है कि शायद दलाई लामा अपना उत्तराधिकारी भारत से घोषित करें, और संभव यह भी है कि शायद अरुणाचल प्रदेश से। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि तिब्बत में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा है उसका नेतृत्व एक नए व्यक्ति के हाथ में चला जाएगा, और फिर प्रॉब्लम ये होगी कि नया नेतृत्व मिल जाएगा और जो चीन के सामने इससे एक खतरा पैदा हो जाएगा। चीन ने पहले भी आधिकारिक तौर पर पंचेन लामा की घोषणा कर दी, और ऐसा उम्मीद किया जाता है जो 15वें दलाई लामा हैं उनकी घोषणा भी शायद इसी प्रकार वो करेगा, या फिर जो 14वें दलाई लामा है इनकी घोषणा को वो मानने से मना भी कर सकता है। तो ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और इसमें अभी इंटरवेन किसने किया है? यूएसए ने किया है कि वो पंचेन लामा को सौंप दें तिब्बत को। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलिया रुमाल के बारे में। चर्चा में क्यों है? तो इन दोनों को अभी जीआई टैग दिया गया है भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा। झारखंड की सोहराई खोबर पेंटिंग और तेलंगाना के तेलिया रुमाल को 12 मई 2020 को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। सोहराई खोबर पेंटिंग जो है झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करके फसल के मौसम में शादी समारोह के दौरान स्थानीय आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित एक पारंपरिक भित्ति कला। भित्ति मतलब दीवार पे पेंटिंग होती है, वॉल पेंटिंग। तो ये एक अनुष्ठानिक पर्व है जो इस पेंटिंग को किया जाता है। खोबर पेंटिंग, सोहराई खोबर पेंटिंग झारखंड में। इसे परंपरागत रूप से मिट्टी के घरों की दीवारों पर चित्रित किया जाता है, किंतु अभी से यह अन्य सतह पर भी चित्रित किया जाता है। पेंटिंग मुख्य रूप से हजारीबाग जिले में ही प्रसिद्ध है, परंतु हाल के वर्षों में क्या हुआ है कि अन्य क्षेत्रों में भी इसका विस्तार हो गया है। अब कई क्षेत्रों में विस्तृत रूप से इस पेंटिंग को किया जाता है। देखते हैं तेलिया रुमाल के बारे में। तो तेलिया रुमाल क्या है? सूती कपड़े पर जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। इसमें 3 विशेष रंग लाल, काले और सफ़ेद में विभिन्न प्रकार के डिजाइनों का रूपांकन किया जाता है। हैदराबाद के निजाम आज़ादी से पहले क्या करते हैं कि दरबार में काम करने वाले अधिकारी चित्तू की तेलिया रुमाल को अपने पास रखते थे प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व के रूप में, ताकि ये विशेष व्यक्ति जो होते थे उनको रखा जाता था कि ताकि उनकी पहचान दर्शाई जा सके। तेलिया रुमाल को राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह पर भी चढ़ाया जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। नेक्स्ट है सचेत। क्या है ये? चर्चा में क्यों है? तो अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 मई 2020 को भारत में ही बनाए गए तटरक्षक बल के गश्ती जहाज सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाओं C-450 एंड C-451 को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो गश्ती जहाज है सचेत और 2 इंटरसेप्टर नौकाएं हैं C-450 और C-451, उन दोनों को राष्ट्र को समर्पित किया है रक्षा मंत्री ने। सचेत का निर्माण कहाँ हुआ है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में हुआ है। इसकी डिजाइनिंग और निर्माण दोनों चीज़ें। इसे अत्याधुनिक नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित कर दिया गया है। भारतीय तटरक्षक जहाज सचेत 5 अपतटीय जहाज़ों यानी ऑफशोर शिप्स की सीरीज का पहला पोत है। ठीक है, यह पोत क्या काम करेगा? तीव्र तलाशी एवं बचाव अभियानों के लिए दोहरे इंजन, डबल इंजन वाले 1 हेलीकॉप्टर, उच्च गति वाली 4 नौकाओं आदि को ले जाने में सक्षम है। ये समुद्र में तेल फैलने के कारण होने वाले प्रदूषण से निपटने के लिए सीमित प्रदूषण रोधी उपकरण ले जाने में भी सक्षम है। विशेषताएं क्या हैं? 105 मीटर लंबा है, वजन कितना है? 2350 टन है, और ये 9100 किलोवाट के 2 डीजल इंजनों द्वारा संचालित होता है, जिन्हें 6000 नाटिकल माइल यानी समुद्री मील की सहन शक्ति के साथ 26 समुद्री मील की अधिकतम गति से चलने योग्य बनाया गया है। यानी 26 नाटिकल माइल की स्पीड से 6000 नाटिकल माइल तक ये जा सकता है। इंटरसेप्टर C-450 और C-451 के बारे में देख लेते हैं। निर्माण किसने किया है? तो लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने किया है, हजीराबाग में स्थित है। यह नवीनतम नौवहन एवं संचार उपकरणों से सुसज्जित है। लंबाई 30 मीटर है, 45 समुद्री मील से भी तेज गति से चलने में सक्षम है। इन्हें उच्च गति के अवरोधन तट के निकट कम तीव्रता के सभी अभियानों के लिए तैयार किया है। मतलब पेट्रोलिंग वेसल है, ये पेट्रोलिंग का काम करेंगे। इंटरसेप्टर नौकाओं की त्वरित जवाबी कार्रवाई क्षमता किसी भी उभरती समुद्री परिस्थिति से निपटने और उसे विफल करने की दृष्टि से इसे एक आदर्श प्लेटफॉर्म बनाती है।
ठीक है। ये भी कहा जाता है कि जो ये पोत है ये प्रधानमंत्री के विजन सागर, जिसके अंतर्गत कहा गया कि क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास को आगे बढ़ाते हुए सुरक्षित, संरक्षित एवं स्वच्छ समुद्र के साथ देश के लिए आर्थिक अवसर प्रदान करेंगे। विशेषता क्या है? भारतीय तटरक्षक बल विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। यह न केवल हमारे समुद्र एवं तटीय समुदाय की रक्षा करता है बल्कि आर्थिक गतिविधियों एवं विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में समुद्री पर्यावरण की भी रक्षा करता है। तो आई होप आप लोगों को कुछ यहाँ पे सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। तो एक बार में अगर ना समझ में आओ तो इसे रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।